चार्ट रीडिंग आपकी अच्छी है, उसके साथ आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। रिसेशन अनाउंस होने से पहले तक आप पिछले 2-3 क्वार्टर के डाटास भी उठा लेंगे तो वो बड़ा पॉजिटिव इकोनॉमी को शो कर रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक का दुनिया भर में मुकम्मल इख्तियार है। मैंने ऐसा चैनल नहीं देखा कि जो फंडामेंटल्स पे बात करता हो, तो शायद मैं ही हूँ ठीक है, और कोई करता नहीं है। तो इम्पैक्ट आपने यूजुअली अभी तक पास्ट में क्या देखा है कि उसी सेशन में आपको उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है? गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, इनका फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इनके साथ सेंटिमेंट बहुत बुरे तरीके से अटैच है। गोल्ड को एक सेफ हेवन दुनिया का माना जाता है, लेकिन अभी मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही। जो ही खबर देखते हैं कि जी जंग हो गई तो वो क्या समझते हैं कि ऑयल तो गया, ऑयल अप गया। एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रही, उनकी एफिशिएंसी को बिल्ड अप कर रही है। उन्होंने कहा जे पावल तुझे फायर स्टूपिड मैन। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी और बढ़ भी रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप माइट पॉसिबल अभी शायद ईरान से भी डर गया हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक बिगनर, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल एनालिसिस, और क्या मार्केट्स वाकयातन फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मूव करती हैं? आज हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर वन एंड ओनली फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, और इनकी मौजूदगी से आज हम ये सीखेंगे कि फॉरेक्स में फंडामेंटल्स का क्या रोल है, और क्या जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है और जो डाटा मार्केट में रिलीज होते हैं, तो क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव करती है या सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को मैनिपुलेट किया जाता है? आज हमारे साथ मौजूद है फंडामेंटल एक्सपर्ट्स गुलाम अब्बास खोखर साहब। इनकी मौजूदगी से आज हम फ़ायदा उठाएंगे, ये सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया उमर, आप कैसे हैं? आज एक भारी भरकम जो शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं कि फंडामेंटल और इससे रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, मुझे ये बताएं कि वाकयातन इनकी कोई एग्जिस्टेंस है या सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को ट्रैप करने का एक तरीका है कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करती है? नहीं, इसमें कोई ट्रैप नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट सिर्फ इन फंडामेंटल्स की वजह से होती है। मार्केट की डायनामिक्स है ना, वो क्वाइट डिफरेंट है। और जो बिगनर्स की रिक्वायरमेंट है ना, जो आपका प्रीएम्प्टिव था, जो आपका स्टार्टअप है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, देखें बिगनर्स के लिए स्पेशली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हम थोड़ा सा ना ईज की तरफ जाते हैं। चार्ट्स को समझना रिलेटिवली आसान होता है, ठीक है ना, उसको विजुअलाइज करना, मार्केट के बिहेवियर को समझना वो आसान है। तो बीइंग अ बिगनर क्या है कि आपका जो रास्ता है, जो रोड मैप है, उसमें स्टेप 1 क्या है, वो आपकी चार्ट रीडिंग है। अब वो चार्ट रीडिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप कैसे करते हैं वो एक अलग बहस है। आगे चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। देखें, दुनिया की कोई भी मईशत वो सेंट्रल बैंक की मालियाती पॉलिसी के तनाजुर में ही डेवलप होती है, ठीक हो गया। सेंट्रल बैंक का दुनिया भर में मुकम्मल इख्तियार है कि उसके पास डोमेन है इंटरेस्ट रेट को प्लस माइनस करने की, और उसके डोमेन में आता है कि उसने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है। अब ये ऐसे 2 पॉइंट हैं कि जिनसे आपकी मुल्क की मईशत रवा दवा होती है, ठीक हो गया। अब इसको आप अलग अलग पैरानॉय में देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है उमर के, हमारा जो करिकुलम है ना वो और सिस्टम से बना हुआ है। हमारा सिलेबस इस तरह मार्केट के साथ कोलैबोरेट नहीं करता। वेयरएज के जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं या इवन आप चाइना में देख लें, तो जो उनका जो करिकुलम है ना, वो इन चीज़ों को पहले ही स्टेप वाइज उनके छोटे बच्चों को भी पता होता है कि यार ये मार्केट में ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं या जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, इसका एक कॉमन मैन के ऊपर क्या इंप्रेशन आना है, ये उन्हें पहले से पता होता है। इसके इम्पैक्ट को वो लोग इसको इसलिए स्पेशल नहीं देते क्योंकि वो उन्होंने ये पहले पढ़ा और समझा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने जब स्टार्टअप लेना होता है, बीइंग अ ट्रेडर, बहुत आसान है कि आप चार्ट की तरफ आएं, बट मार्केट में जो असल चीज डायरेक्शन जहां से बिल्ड होती है वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से होती है। ओके, डू यू थिंक कि जो डाटाज रिलीज किए जाते हैं वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है इकोनॉमी की? हाँ, वो डाटाज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन वो लैग कर रहे होते हैं। देखें, आपने आज सीपीआई का डाटा देखा, वो आज का नहीं है, वो प्रीवियस मंथ का है, और इट माइट पॉसिबल कि मार्केट इस डाटा की रिलीज को प्राइस्ड इन कर चुकी हो। प्राइस्ड इन करना होता है कि एक इवेंट आने वाला है, उस इवेंट की प्रिपरेशन पहले से शुरू हो जाती है, प्राइसिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो इवेंट आता है, रिलीज होती है, जहां आपने लफ्ज यूज किया कि ट्रैप किया जाता है, हाँ, ये रिलीज उस वक्त ट्रैप का रोल कर लेती है। क्यों? तो जो फ्री कैलेंडर्स हैं, उनके जो फ्री वेबसाइट्स हैं, मतलब वेबसाइट्स अब हर बंदा घर में बैठ के बना लेता है, उसमें ऑटो डिफॉल्ट है कि ये उससे कम आएगा, रेड दिखाना है। अब ट्रेडर कहता है कि यार ये रेड आया तो अभी सेल लो। उमर, उसकी पोजीशनिंग पहले हो चुकी है, अब ये इवेंट आया है, अब उसने वहां उतरना है। मतलब आप प्राइसिंग, मैं उसको आपको अभी रिसेंट मिसाल देता हूं। हम आज के महीने में बैठे हैं, सिंस 8 अप्रैल
न्यूजीलैंड डॉलर की मीटिंग हुई बैंक की। बैंक ने कहा कि यार वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद है, सप्लाई लाइन डिस्टर्ब है, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी और बढ़ भी रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, ठीक है, क्या करें। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी रेट इंक्रीज कर दिया। यस, उन्होंने कहा भाई अगली मीटिंग में रेट इंक्रीज करना है। ये कब कहा? 8 अप्रैल को। आप तमाम दोस्त जहाँ के न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट देख लें, उसके बाद से न्यूजीलैंड डॉलर में एक डाटा है जो कि सीपीआई का आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, वो भी बड़ा हुआ है, आना था, एक्सपेक्टेड था। न्यूजीलैंड डॉलर वहां से उठा है, एट दैट टाइम ये 0.5657 समथिंग पे था और ये 0.59 300 पिप्स की मूव हो गई है। अभी मीटिंग नहीं आई। मीटिंग कब आनी है? 27 मई को। तो वो जो मई को आएगी, अब हम देखेंगे यार इन्होंने रेट हाइक कर दिया, ये अब ऊपर नहीं जा रहा, वो ऑलरेडी मार्केट मूव ले चुकी है। हाँ, उस वक्त वो ट्रैप बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप ना पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला रहे होते। सो असल में ये ट्रिक है, हम ना ऑन द स्पॉट एट इवेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं कि डाटा आया है तो अब हो, जबकि वो कहानी पहले पूरा हो चुका लेकिन होता है। मैं आपसे यहाँ ना डिसएग्री करूंगा कि जब मार्केट में, स्पेशली अगर हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात करें, रिसेशन आया है, रिसेशन अनाउंस होने से पहले तक आप पिछले 2-3 क्वार्टर के डाटास भी उठा लेंगे तो वो बड़ा पॉजिटिव इकोनॉमी को शो कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि बैकएंड पर चीजें कुछ और होती हैं। मेरे ख्याल में उसको मार्केट में रिपोर्ट और प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जाता है। सो मेरा ख्याल है कि हम 100% ये नहीं कह सकते। नहीं, आप जहाँ अगर मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं तो आप बताएं ना कि कैसे रिप्रेजेंट। मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैंने एग्जांपल दिया कि 99 का रिसेशन है या 2007 का है। तो जब रिसेशन अनाउंस हुआ है अप्रैल में, उससे पहले 6 महीने के जितने अब डाटाज हैं वो तो बता रहे थे कि जो इकोनॉमी है वो बड़ी ही स्ट्रांग है, लेबर मार्केट आपकी स्ट्रांग है, आपको रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है। और यकदम कैसे हो सकता है कि अंडर द टेबल चीजें कुछ और चल रही हैं और कितनी देर आप मार्केट को आप कंट्रोल कर सकते हैं? उमर, जो रिसेशन के इंडिकेटर है ना, वो ये डाटा पॉइंट्स नहीं होते। रिसेशन के जो इंडिकेटर्स हैं ना वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया ना, ये उसमें थोड़ा रोल प्ले करते हैं। रिसेशन नॉर्मली जो ज्यादा जहां से नजर आता है ना, वो यील्ड कर्व की इन्वर्जन से होता है, और एट अ टाइम यील्ड कर्व की इन्वर्जन बता भी देती है, तो वो ये नहीं होता कि कल आना है। वो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, इवन 2 years का टाइम स्पेन होता है। फिर इस दौरान बैंक बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, बैंक्स मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं, और वो जो 6 मंथ में रिसेशन ने आना होता है वो उसको किसी पॉलिसी से फिर डाइवर्ट कर लेते हैं। तो रिसेशन की ना अभी जो चीजें हैं ना वो काफी बदल के रह गई हैं। ये डाटा पॉइंट जो होते हैं ये एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं मार्केट में। जब रिसेशन आना होता है वो एक सीपीआई के डाटे से नहीं आना, वो कलेक्टिव आना है। कलेक्टिव से मुराद कि आपका तमाम मईशत का निज़ाम बैठ जाए, स्टैगफ्लेशन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, जैसे कोविड में हुआ। अब कोविड में जो रिसेशन का टाइम है ना, आप वो इनकी एक फ्रेड की वेबसाइट है उस पर देखें तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए है कि सब कुछ ब्लॉक हुआ, स्पाइक हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट सीपीआई 9.1 पे चला गया, तो वो एक छोटा सा टाइम है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया, मार्केट नॉर्मल्स हो गई। जो बड़े रिसेशंस थे उनकी प्रेडिक्शन में भी कई साल लगे और उनको आते हुए, हिट होते हुए भी कई साल लगे, और बाज़ औक़ात इकोनॉमी रिसेशन से होकर गुजर भी जाती है तो पता भी नहीं चल रहा होता। ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू कि जो डाटाज प्रेजेंट मार्केट में किए जाते हैं हम उन पर टोटली रिलाई कर सकते हैं? हम रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑन द स्पॉट ट्रेड मत करें। हमारे चैनल की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिबिलिटी है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में शायद मैं कम ही देखता हूँ, मैंने ऐसा चैनल नहीं देखा कि जो फंडामेंटल्स पे बात करता हो, शायद मैं ही हूँ। ठीक है, और कोई करता नहीं है भाई। कैलेंडर की एक्टिविटी आपके लिए एक एंकर का रोल है। आप उस दिन, जिस दिन इवेंट हुआ है ना, उस दिन तो आप वो छोड़ दें उसको, उससे पहले की मूव को। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जो एक फंडामेंटल एनालिस्ट है वो कहता है कि ये डाटा जिस तरह से आए हैं उसका इम्पैक्ट ये होगा, मार्केट में उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आता या उसके अपोजिट हो जाता है जो उसने एनालिसिस किया था। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, रेट कट किया जाएगा। रेट कट नहीं होता, इन्फ्लेशन इंक्रीज पे रेट हाइक होता है। या इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो रेट हाइक किया जाएगा, लेकिन जो फेड है वो रेट हाइक नहीं करता। या कोई भी इवेंट होता है तो वो जब इवेंट होकर गुजर जाता है और मार्केट उसके अपोजिट मूव करती है तो हम फिर उसकी जो एक नरेशन होती है, तोजी होती है ना, वो वजूहात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ऐसा नहीं था हुआ, ये ऐसा हुआ है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो फंडामेंटल इन न्यूज का इम्पैक्ट है उसके सम टाइम मार्केट उसके अपोजिट रिएक्ट क्यों करती है? देखें, रिलीज के ऊपर इम्पैक्ट होना, वो वहां पर पोजीशनिंग रीबैलेंसिंग होती है। पोजीशनिंग रीबैलेंसिंग कैसे कि लेट्स सपोज
मुझे 2 महीने पहले पता चल गया कि यार इनकी तरफ से ये मूव आनी है। अब साथ में कंफर्मेशन फैक्टर अटैच हो गया। मैं जैसे फिर दोबारा न्यूजीलैंड का ज़िक्र करूँगा कि 8 अप्रैल को उन्होंने जो मीटिंग की, वहाँ उन्होंने रेट हाइक नहीं किया, ठीक हो गया? उन्होंने कहा कि हम अभी रिस्ट्रेन कर रहे हैं, हम मार्केट को देखेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन बिल्डअप में है, हमें करना है। अब वहाँ कंफर्मेशन कहाँ थी? मैंने सिर्फ न्यूजीलैंड का डाटा सेलेक्ट कर लिया कि अगला इवेंट कब है, और नेक्स्ट वीक में सीपीआई था। अब वो बिल्डअप में दिखा रहे थे। अब मेरे पास ये था कि सेंटीमेंट की वजह से जो अभी वॉर चल रहा है, एक ट्वीट आता है कि यार वो नीचे गिरेगा, जंग शुरू हो गई, वहां से फिर बाय है, फिर नीचे गिरेगा, फिर बाय है। अब मैं क्यों बाय कर रहा हूं बार बार? इस वजह से कर रहा हूं, क्योंकि उस इवेंट ने इसको लॉक कर दिया है कि जब तक अब ये रेट हाइक नहीं कर लेता ना, ये रुका रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि यार ये वो डाटा के अगेंस्ट में चली जाती हैं, देखिए लेट्स सपोज वो टारगेट पूरा हो गया, ठीक हो गया, अब वो काम पूरा हो गया है, अब बैंक ने आगे रिस्ट्रेंट दिखाना है। वो फौरन ऐसा नहीं हो सकता कि यार ये टू मच रेट हाइक कर दें। डेवलप आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज एनालिसिस एंड द रिएक्शन ऑफ द मार्केट। इसमें डाटा ने, कंपनी ने, फेड ने सब अपना डाटा रिलीज कर दिया। न्यूज एनालिसिस इज, न्यूज ट्रेडिंग इज यूजलेस। आपको 30 मिनट्स पहले और 30 मिनट बाद में ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। वो प्योर जो आपने स्टार्ट में लफ्ज यूज किया ना, ट्रैप का, वो देखो, पर उन लोगों ने आके हमें घर में ट्रैप नहीं करना, ऐसे ही करना है ना, ऐसा ही है। वो इसी रिलीज के टाइम पे ट्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमनली एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कॉमनली अंडरस्टैंडिंग क्या है? वेबसाइट पे रेड फिल्टर आ गया या भाई इसने सेल होना है, लगा दो सेल, इतनी ही रीडिंग है न्यूज की, वाइल वहां पे ट्रैप चल रहा है। आपने लेट एंटर्ड होना है, आपने इस रिएक्शन को चलने देना है, वो जो कर रहा है करने दें। जब अब वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा ना, मार्केट तब जो उसका पुराना कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, मार्केट में भी ना ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक बेस लाइन इफेक्ट होता है, ठीक है, कि ये करना है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आप घर से निकले कि आपने ऑफिस आना है, या अब एक बुनियादी अमल था, रास्ते में जी रोड ब्लॉकेज है, ठीक है, ठीक हो गया, अब एक सेंटीमेंट बन गया, ठीक है, अब आप रुक गए कुछ देर, अब ये मूव रुक गई है, वो 1-1.5 घंटे के बाद रास्ते में कोई एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। अब बुनियादी इफेक्ट क्या था कि आपने आना वहां था, पर आना है। सेंटीमेंट दरमियान में इसी ततरीके से एक टेम्परेरी हर्डल क्रिएट की जाती है। इस सेंटीमेंट में कौन आते हैं? ऑप्शन प्लेयर्स। ऑप्शन प्लेयर्स क्विक इन क्विक आउट, 20-30 पिप की मूव ली, मिलियंस ऑफ डॉलर साइड पे, मार्केट फिर दोबारा वहीं से रवाना हुआ। तो ये इस सीक्वेंस में ना चल रहा होता है। कैलेंडर इवेंट के ऊपर 30 मिनट्स पहले 30 मिनट बाद ये ऑप्शन प्लेयर बैटिंग में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, वो इस इवेंट से लोगों को ट्रैप करते हैं। हम बीइंग जो लोग इन मैक्रोस को, लॉजिक को समझते हैं, हम उस वक्त ट्रेड नहीं करते। मतलब मैं ग्राउंड में होता हूँ 5:30 टाइम पे, मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा होता हूँ, ओके। उसके बाद आके अब जो कुछ हो गया है, स्मूथ ट्रेड करना है ना, उसके बाद आप बैठ के अपना एनालिसिस करें और ट्रेड करें। अच्छा, हमारे फंडामेंटल तो उसी टाइम बढ़ जाते हैं जब इनसाइड ट्रेडिंग आ जाती है, जब इसको मैनिपुलेट किया जाता है न्यूज़ को। अब वहां पर जो रिटेलर्स हैं वो तो ट्रैप हो गए, तो वहां पर हमारा फंडामेंटल किस तरह से रोल प्ले करता है जब इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है? एक तरफ उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कुछ और बयान दे रही है, कंट्री की इकोनॉमी, उसकी लेबर मार्केट फॉर एग्जांपल स्ट्रांग है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर जनाबे वाला कोई भी ABC करैक्टर आके अपना इनसाइड ट्रेडिंग करता है, अपने ग्रुप को फायदा पहुंचाता है और लोगों को पहले से पता होता है। जैसा कि मैंने आपकी कन्वर्सेशन से ये क्रक्स लिया है कि मार्केट की मूव डाटा अनाउंस होने से पहले हो चुकी होती है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो इस मूव से फायदा उठाते हैं? देखिए, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना तो बड़ा टफ है, क्योंकि इसके अंदर तो बेशुमार तरह की कैटेगरीज हैं कि हम स्पेसिफाई करें कि यार वो कौन से लोग हैं। मकसद क्या है कि यार हमने अपने आप को सेव करना है, मकसद इसी चीज़ का है ना। तो पहला तो ये कि आप जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स सपोज अभी हम अगर पर्टिकुलर बात करें, हम किसी करेंसी पेयर्स की बात करते हैं, तो करेंसी पेयर का जो मेनली इख्तियार है ना, वो सेंट्रल बैंक्स के पास है। गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, इनका फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इनके साथ सेंटीमेंट बहुत बुरे तरीके से अटैच है। अब जैसे जापानीज येन बहुत वीक है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये उसका ना फिस्कल इशू है, ठीक हो गया, उस वजह से उसमें अलग मूव है। लेकिन क्या जापानीज येन जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जापान एक सॉवरेन कंट्री है, एक इकोनॉमिक पावर है, वो तो पूरा अर्थ पे मौजूद है। उसकी फिस्कल पॉलिसीज की वजह से उसमें वीकनेस का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, बट जापानीज येन ऑब्सोलीट नहीं होगा। यानी एक वन डायरेक्शनल मूव करेंसी पेयर में नहीं आ सकती। जो दूसरा एलिमेंट है ना कि यार कौन प्लेयर्स होते हैं, देखें ये इतनी बड़ी वर्सटाइल मार्केट है, इसमें आप हो सकता है कि एक सेंट्रल बैंक का ही नॉन कमर्शियल डेस्क बैठा हो,
उन्होंने शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट उठाना हो, वो उस इवेंट को हज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि उनके पास ब्रोकर्स का वो डाटा मौजूद होता है कि जहां उनके पास स्टॉप लॉस क्लस्टर्स हमारे ऑर्डर क्लस्टर की शक्ल में पड़े होते हैं। उन्हें पता होता है कि यार यहाँ से इतनी स्पाइक क्रिएट करनी है, इनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस भी उनको नजर आ रहे होते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी तो वो कर सकते हैं। बच्चा कैसे जा सकता है? अगेन, कि जिस पॉइंट पे इस बम ने फटना है, रिलीज होनी है, हाई इम्पैक्ट रिलीज है, और मुझे नहीं है आइडिया, कभी भी हमने कभी भी चैनल्स के ऊपर अपने ये नहीं कहा कि ये रिलीज हुई है तो ये लगा दो ट्रेड। नो, हमने हमेशा कहा है कि हम इसके बिहेवियर को समझेंगे, ट्रेड रिलीज से पहले, फिर ट्रेड रिलीज के बाद फौरन नहीं। आप इस ट्रैप में नहीं आएंगे। ओके, जो एक यूएसडी का जो न्यूयॉर्क सेशन का डाटा है, उसका इम्पैक्ट आपकी नज़र में उसी सेशन में आता है या नेक्स्ट जो एशियन सेशन है उसमें आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी जो उसका इम्पैक्ट है, वॉलेटिलिटी तो सारी बात है कि न्यूज़ आई उसी वक्त आएगी, तो इम्पैक्ट आपने यूजुअली अभी तक पास्ट में क्या देखा है कि उसी सेशन में आपको इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है या नेक्स्ट सेशन में जो ट्रेडर्स हैं उनको नेक्स्ट सेशन का वेट करना चाहिए? वो डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट ईयर से जब से ये जो यूएस की करंट गवर्नमेंट आई हुई है, इसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो सेशन के बाद आ रहा है, जब हम लोग पाकिस्तान में मिडनाइट हो जाती है। आपने देखा होगा अमूमन हम उठते हैं तो सुबह में एक एक्सप्लोसिव मूव हो चुकी होती है, यानी वहाँ शाम का टाइम चलता है तो ये चलती, नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। ठीक हो गया? अभी जो चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो अभी ये रिसेंट वॉर का सिनेरियो है, इसमें चीज़ें और भी एब्रप्ट हो गई हैं। ठीक है, ठीक हो गया? इसमें चीज़ें और भी इस तरीके से हो गई हैं कि अब जो ट्रेडिंग आवर्स हैं, जनरली ना हमने वो दुनिया में जोन्स के हिसाब से, वो एशिया का है, टोक्यो सेशन है और लंदन फ्रैंकफर्ट है, डिवाइड किए हुए हैं। हालांकि ये जो मॉर्निंग का टाइम है ना, ये मोस्टली ईटीएच में आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि जब हमारे हमारे फजर टाइम 4 बजे, ये जो हम अभी बैठे हैं इस टाइम में भी ये ईटीएच चल रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स। यूएस के इस वक्त लाइव टीम्स कम है, जो उनका बड़ा प्लेयर है वो न्यूयॉर्क ओपन पे ऑफिस में आता है। इस वक्त क्या होता है कि जो उनके बहुत हाई सुपर कंप्यूटर्स हैं, मतलब वहां पर ये रैम शैम्स का नहीं, वो सुपर कंप्यूटर पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है उनमें, उनको बकायदा फंड एलोकेट किए हुए हैं। ओके, अच्छा, फिर उनकी प्रोग्रामिंग अब यूएस प्रेसिडेंट के साथ अटैच कर दी गई है, ठीक है, और उनको ना पंच वर्ड ईरान, हिजबुल्लाह, अटैक, ये उनको दे दिए गए हैं। ओके, इसके ऊपर ऑटोमेटिक रिएक्शन है। आपने देखा होगा, एक कमेंट आता है प्राइस यहाँ, वो कोई लेवल नहीं देखती, फिर एक कमेंट आता है प्राइस वहां। जैसे अब कल शाम से ईरान के दोबारा से यूएई पे अटैक के बाद क्या चल रहा था कि यार गोल्ड गिर रहा है, ठीक हो गया, बेरिश मूव स्टार्ट हो गई। यूएस प्रेसिडेंट ने रात में कमेंट कर दिया कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान वो ऑपरेशन फ्रीडम हम नहीं कर रहे, पास कर दिया, वो रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्स वो मैनुअली बैठ के नहीं कर रहे कि 4 बंदे भागे गए और कमेंट आ गया तो अकाउंट खोलो, नहीं, ये वो एल्गोस कर रहे हैं। और ये हो कब रहा है? जब हम भी सो रहे हैं, यूएस वाले भी छुट्टी कर रहे हैं, उनके ईटीएस चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स में जो ट्रेडिंग है ना, उसमें ये बिहेवियर है। फिर जब यूएस मार्केट होती है ना, तो उसमें उनकी मैनुअल इंटरवेंशन भी होती है, उसमें उनके जो टीम्स हैं, फर्म्स हैं, वो बड़े लोग वो बैठ के डिसीजन ले रहे होते हैं। चलें, अब आपकी इस बात से 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे यूएस ईरान वार को, और दूसरा जो आपने एल्गो ट्रेडिंग का जिक्र किया। सबसे पहले ये जो इस बार ये जो वार स्टार्ट हुई है, आपको नहीं लगता कि ये जो पूरे मार्केट के फंडामेंटल्स थे वो थोड़े से तब्दील हो गए हैं यकसर? जिस तरीके से गोल्ड को एक सेफ हेवन दुनिया का माना जाता है, लेकिन अभी मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही, उसके टोटल अपोजिट मूव हो रही है। बिल्कुल ठीक है। सो और कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में मजीद तब्दीली ला सकते हैं? गाइस, इस पूरी पॉडकास्ट का ये सबसे कीमती क्वेश्चन है जो अभी हुआ है, और इसको जरा गौर से सुनिएगा। उमर, जब दुनिया में ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन सामने आएगी, ये जंग प्योरली ऑयल को सपोर्ट कर रही है। ऐसे ही है, ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन बड़ी, बैंक्स के ऊपर प्रेशर है। ऐसे ही है, ठीक है। बैंक्स के ऊपर प्रेशर कहाँ से? उसके यील्ड्स पहले ऊपर चले जाते हैं। यील्ड्स जब ऊपर चले जाते हैं ना, तो गोल्ड उसकी मूव रुक जाती है। अब क्यों रुकती है? क्योंकि बैंक ने रेट हाइक करना है। ठीक हो गया ना? आप और हम दोनों, हमारा फिजिकल बिजनेस का भी काम है। ऐसे ही। आपको पता है कि जब स्टेट बैंक में 22% रेट चल रहा था तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। ऐसे ही है, और उसका इम्पैक्ट अभी तक हम मार्केट में भुगत रहे हैं। ठीक हो गया। जो ही खबर देखते हैं कि जी जंग हो गई, तो वो क्या समझते हैं कि ऑयल तो गया, ऑयल अप गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ेगी
तो बैंक इंटरेस्ट रेट अच्छा देगा। हाँ तो बैंक इंटरेस्ट रेट अच्छा देगा तो फिर गोल्ड को होल्ड करने का क्या फायदा है? गोल्ड से निकलो। सेफ हेवन जरूर है गोल्ड उस सेंस में कि जब ये जो वॉलेटिलिटी है ये ऑयल बेस्ड नहीं है, मतलब कोई और इवेंट है। और इवेंट क्या है कि लेट्स सपोज यूएस का आपस में कोई प्रॉब्लम या टैरिफ का मसला, जब यूएस प्रेसिडेंट नहीं, आया, अगर ये गल्फ कंट्री के अलावा कहीं पर वार होती तो शायद गोल्ड ऊपर जा रहा होता। यकीनन जाता। ठीक है, तो ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट अब्बास भाई ने डिस्कस किया है कि अगर ऑयल बेस आपकी वॉर है जिससे आपकी इकोनॉमीज डिस्टर्ब हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो गोल्ड की नेचुरल मूव है उसके अपोजिट होगी, जो कि आप इसको होता देख अब रहे वीडियो हैं। देख रहे हैं। अच्छा, जैसे इससे पहले हम कहते हैं कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती थी वो क्या इशू होता था? वो इशू होता था यूएस ने आते ही कह दिया टैरिफ, याद होगा पिछले 2025 अप्रैल में यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया, पूरी दुनिया पे 2 अप्रैल को टैरिफ लगा दिए। अप्रैल का मंथ उठाएं, गोल्ड क्यों गया? क्योंकि टैरिफ की वजह से क्या था कि पूरी दुनिया में पैनिक, सब पे टैरिफ लग गया। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो ऐसे में सेफ हेवन कौन है? गोल्ड। तब गोल्ड बेनिफिशियरी। लेकिन जब ऑयल बेस्ड आता है ना तो उसमें डॉलर भी बेनिफिशियरी है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ऑयल से इफेक्ट नहीं होती, उसके पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं। यूरोप, यूके, ये पूरा एशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सारे ये ऑयल डिपेंडेंट है। इवन हम पाकिस्तान भी ऑयल डिपेंडेंट है। तो ऑयल डिपेंडेंसी से पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती है, यूएस नहीं होता। तो डॉलर को भी एज मिलता है, हालांकि डॉलर जंग लड़ रहा है और उसके बावजूद डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। 28 फरवरी से लेकर अभी तक देख लें, डॉलर इंडेक्स नीचे जाते जाते ऊपर आ गया। ऐसे ही है। और अभी जो जंग बंदी होती है डॉलर नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है? कि यार फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, तो फिर बैंक को रेट कट करना पड़ेगा। डॉलर रेट कट करेगा तो डॉलर में फिर वीकनेस आ जाती है। सो यहाँ ये पॉइंट आप इस डिस्कशन से निकालें कि दुनिया भर में जब ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन ने बढ़ना है, गोल्ड नीचे आना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन के जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जब यूएस मार्केट क्लोज है तो उसके बावजूद मार्केट में मूव हो रही है और उसके पीछे एल्गो ट्रेडिंग है, तो एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से हेल्पफुल है टू मैनेज फंडामेंटल न्यूज़? और आने वाले वक्त में आपको नहीं लगता कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं एआई उसको ओवरकम कर लेगी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रही, उनकी एफिशिएंसी को बिल्ड अप कर रही है, उनके वर्कलोड को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, ठीक हो गया। जो ये एल्गोज हैं ये इस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे अभी मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अभी ट्रायल बेसिस पे है। मैंने अभी क्लाउड में एक अपना स्किल सेट, एक प्रोजेक्ट बनाया, एक एजेंट जिसका काम क्या है, उसको मैंने एपीआई दिया है 2-3 न्यूज़ फीड्स का कि तुमने दुनिया भर से न्यूज़ को लेना है, उनका एनालिसिस करना है और उनके इम्पैक्ट को मुझे समझाना है। अब मेरा वर्कलोड कम हो गया कि यार मैं पहले 3-4 वेबसाइट्स देखता, फिर मैं न्यूज़ को समझता, अच्छा खासा टाइम लग जाता था ना। अब ये काम आसान हो गया है। लेकिन वो लोग इस साइंस में, इस टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं। उन लोगों ने ये सिस्टम पहले से ही बनाया हुआ है और उनके पास बिलियंस ऑफ फंड उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं। वो एक टीयर में काम नहीं होता, वो एक सीक्वेंस में काम होता है, असेस होता है, फिर पंच वर्ड्स होते हैं। पंच वर्ड्स क्या हैं कि किन वर्ड्स के ऊपर क्या रिएक्शन देना है। वो पूरा एक मैकेनिज्म है। जैसे आप क्लाउड पे बैठेंगे ना तो आप उसको बताएंगे कि यार मेरी ये स्ट्रैटेजी है, तो वो जो आपका स्किल है ना उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन अलाइन है कि आपने ये पूरी चेकलिस्ट है, इसके बाद आपने ये डिसीजन लेना है। तो उन एल्गोस को ये चीज इनकॉर्पोरेट कर दी, मतलब उनका ब्रेन बना दिया गया है कि आपने इस हिसाब से ये काम करना है और इतना फंड एलोकेट है। मतलब यूएस प्रेसिडेंट के ट्वीट में वर्ड आएगा ईरान, हुर्मुज, अटैक, फायर, डिस्ट्रॉय, ये वो की पंच वर्ड्स हैं। वो उठाएगा, असेस करेगा। अच्छा, साथ में फिर उसने कंफर्मेशन भी करनी है कि क्या इससे मार्केट में पैनिक हुई। पैनिक के लिए अलग इंडिकेटर्स हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, उनके पास और भी होंगे। वो उसके साथ उसको अलाइन करता है, कंफर्म है कि यार पैनिक है, ऑर्डर। ओके, तो ये इस तरीके से उनके यहाँ चल रहा है। सीएमई के ऊपर सॉफ्टवेयर है, ग्लोबेक्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिस पे ना ऑटोमेटिक सारी ट्रेडिंग होती है। तो वो उसके ऊपर ये करते हैं और हर वहाँ हेज फर्म ने ये वाला सिस्टम डेवलप कर रखा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अनमैन्ड होते हैं भाई, उनकी भी शिफ्ट्स होती हैं, उनके भी स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, उसको देख रहे होते हैं, असेस भी कर रहे होते हैं, और वो अपना एक लिमिटेड फंड रखते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा फंड उठा के इसी को दे दें, नहीं। गोरा कैपिटल प्रिजर्वेशन में हमसे कई गुना आगे है। एग्रीड जी। ओके, अब जिस तरह से जो 90% ट्रेडर्स है
उनका जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड ट्रेडिंग में है, और गोल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। अब 15 मई को जो फेड चेयर चेंज हो रहा है, और ज़ाहिर बात है उसका इम्पैक्ट आपको डॉलर इंडेक्स और पूरी इकोनॉमी पर भी नजर आएगा। नेक्स्ट 4 इयर्स वो उसने उसको हेड करना है। तो मुझे ये बताएं कि फेड चेयर की तब्दीली के साथ गोल्ड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और आने वाले दिनों में जो अमेरिका की मईशत है वो आपको किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? अगेन हमारी इस डिस्कशन का ना ये सबसे कीमती क्वेश्चन है, क्योंकि देखें यूएस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने आते ही पूरी दुनिया को टैरिफ 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 के वर्ल्ड में ले लिया। जब टैरिफ से निकले तो फिर उनको फेड चेयर नजर आ गया। उन्होंने कहा जे पावल तुझे फायर स्टूपिड मैन, पता नहीं क्या कुछ वर्ड यूज हुए। वहां से निकले तो एप्स्टीन फाइल्स आ गई, एप्स्टीन फाइल से निकले तो हम वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, वहां से निकले तो ग्रीनलैंड से निकले ईरान, तो ईरान के बाद शायद कनाडा की बारी आ जाए। अब नहीं आने वाली, हाँ। क्योंकि अब प्रेशर और आ गया। ये जो खबर अभी उमर ने की है ना, ये इन तमाम से बड़ी खबर है। वजह क्यों? क्योंकि एक ऐसी ही हॉकिश पर्सनैलिटी और एक कुछ ये कर देने वाला, मतलब उसकी जो टेस्टमनी थी कांग्रेस में, उसने कहा कि मैंने फेड में रिजीम चेंज करनी है। मैं काफी अरसे से, हमारी टीम एफओएमसी को कवर करती है, रिजीम चेंज का वर्ड एक यूएस के इदारे के लिए यार ये मुनासिब नहीं लगता। और आपको पता है कि जो प्रीवियस हमारे लास्ट फेड चेयर थे जे पॉल, और उन्होंने पूरी रिजीम की जो एक्सटेंशन थी वो 2 महीने पहले ही कर दी थी, जबकि उनके अभी रिजीम चेंज होने में 2 महीने बाकी थे, यानी कि उनकी एक्सटेंशन में। तो इसका मतलब ये है कि अगर फेड चेयर चेंज हो भी जाता है तो मेरा ख्याल है कि जो न्यू फेड चेयर है उसको इतनी आसानी से फैसला करने में कोई नहीं। वो तो देखें, ये 12 मेंबर्स हैं। यस, और जो मजे सभी अपने जो स्टेट्स उनके हेड। अच्छा, जो मजे की बात है, चेयरमैन फेड रिटायर्ड हो रहे हैं, फेड से बाहर नहीं जा रहे, वो अब चेयरमैन की शीट को छोड़ के एज अ मेंबर काम करेंगे। और मेरा ख्याल नॉन वोटिंग मेंबर होंगे। नहीं, वोटिंग मेंबर है। ओके, वो ये वोटिंग मेंबर ही है। ओके। जो इसमें स्टीफन आई मीरान है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था, जो हर मीटिंग में 25% रेट कट की बात करता है, उसको निकाल रहे हैं। उसकी जगह पे कीवन वॉश आ रहा है और वो हेड करेगा। लेकिन चूंकि यार वो फेड का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उसके इशारे से मार्केट में वॉलेटिलिटी वो यानी कि डिसीजन उसके अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन उसके हर बयान से मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी। चूंकि देखे ना, वो फाइनेंशियल मालियाती इदारे का सरबराह है, तो वहां तो मार्केट में बहुत फ्लश आउट होगा। अब समझना क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें डोनाल्ड ट्रंप माइट पॉसिबल अभी शायद ईरान से भी डर गया हो। वो जितना डरता है ना बॉन्ड्स के प्लेयर से, बॉन्ड विजिलेंटी से, क्योंकि जब इन्होंने कहा था ना कि मैं इसको इम्प्रिजन करूंगा पावल को, इसके ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी लगाऊंगा, वो अगले दिन चले गए। बॉन्ड्स कौन, यूएस गवर्नमेंट को कर्जा देने वाला बंदा को नॉर्मल तो नहीं होगा ना, वो सारे यूएस सिटीजन या बड़े बड़े मालिक हैं। उन्होंने जाके कहा कि भाई क्या कर रहे हो, जानते हो कि इसका क्या हल होगा? ऐसे ही है। वहां खामोशी। उसने कहा नहीं करता। अभी उन्होंने प्रॉब हटा दिया है। यस, रिसेंटली जो डिसीजन आया है वो हटा दिया है। वो जो उसके ऊपर लगा था एलिगेशन, उसको रिमूव कर दिया गया। लेकिन इतने हाई जंप, कितना भोंडा उसने एलिगेशन लगाया कि जो उसने उसकी तज़ीनो राइश पर पैसे लगाए उसमें बदनवानी हुई। हाँ, मतलब नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है। खैर, अब ये है कि देखें हम ट्रेडर्स हैं, हमने ना अभी ये छोटे मोटे हाई हब्स देखे हैं, टैरिफ, जंग, पावल, एप्स्टीन, ईरान, वेनेजुएला। कीवन वॉश की शक्ल में ना बहुत हाई जंप्स होनी है। क्यों? नंबर 1, वो कहता है मैंने पूरा फेड का स्ट्रक्चर बदलना है। अब वो कैसे बदलेगा, उसको बाकी मेंबर अलाउ करते हैं नहीं। नंबर 2, वो कहता है कि हम जो सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, जो सीपीआई का डाटा है, कहता है ये गलत कैलकुलेट हो रहा है। मैंने इसकी भी जो कैलकुलेशन है ना, इसको भी सीधा करना है। वो डाटा अपने तरीके से उसको, अब उसका एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, वो फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाता है, वो आया एक्सेप्टेबल होता है, नहीं होता। सवाल ये है कि जो इससे पहले फेड चेयर गुजर गए, क्या वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे? यार पढ़ा लिखा बंदा ही वहां आता है ना। ऐसे ही तो अब अगर ये यकदम कुछ करेगा तो मार्केट में इसका बड़ा इंप्रेशन आएगा। फिर इसके ऊपर जो यूएस के बॉन्ड्स प्लेयर हैं, देखें उनका पैसा इन्वॉल्व है। इसने तो सैलरी लेनी है ना, उनका तो यूएस की ट्रेजरी में पैसा लगा हुआ है। तो उन्होंने क्यों पैसा लगाया हुआ है? क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये अगर कोई इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़ पे छेड़ कुछ ज्यादा करता है तो भाई बहुत ज्यादा हाई हब्स हैं।
जिस वक्त ट्रम्प का इलेक्शन था 2024 में, उस वक्त लाइव स्ट्रीम में हम यही डिस्कस कर रहे थे। अब्बास भाई ने भी कहा था कि अब जो मार्केट होगी वो ट्रम्प्स की ट्वीट्स के अकॉर्डिंग मूव करेगी, यानी कि वो किसी भी टाइम उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जो मार्केट की मूव है वो टोटली 180 डिग्री पर चेंज हो जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ ट्रम्प के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगी, अब जनाबे वाला हमें जो न्यू फेड चेयर है उनको भी भुगतना पड़ेगा। अब्बास भाई, एट द एंड आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अपनी ग्रिप बनाकर वो एक अच्छे फंडामेंटल्स ट्रेडर बन सकते हैं? मैं फंडामेंटल तो चलो खैर मैं बात की बात करूंगा। स्टार्टअप में ये है कि आप बिगनर हैं, आप अपनी चार्ट ट्रेडिंग को मास्टर करें। आपकी चार्ट ट्रेडिंग अच्छी हो, उसके साथ आप एआई के कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट करें, एआई को अपनी हैबिट बनाएं, अपना दोस्त बना लें। जो भी आपको मॉडल समझ आता है हमसे पूछेंगे तो हम भी आपको बता देंगे। ये ज़रूरी है, चार्ट रीडिंग आपकी अच्छी है, उसके साथ आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। फिर ग्रेजुअल चीज़ें बनाएं कि यार मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ऐड ऑन करूँ। एआई की वजह से वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा और हो रहा है। ज़रूरत यह है कि आप इन चेंजेस के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करें, वरना कौमें खत्म हो जाती हैं, कंपनीज खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं बदलता। मार्केट का एक ही रूल है, वो है अडेप्टेबिलिटी। हम अमूमन हर CFTC रिपोर्ट में क्या देखते हैं कि इस दफा नॉन कमर्शियल बाय कर रहे होते हैं, अगले हफ्ते सेल कर रहे होते हैं। यार वो इतने जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, अगर वो मार्केट की कंडीशन के साथ अडेप्टिव हो रहे हैं तो हमें भी अडेप्टिव होना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। व्यूअर्स, अगर आपको इस पूरी कन्वर्सेशन में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में स्पेशली उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। मजीद आपने हमारे इस चैनल को फॉलो करना है ताकि इसी तरह से इंफॉर्मेशन और लर्निंग से भरपूर मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।